आज हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण की और देखते हैं। तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है और अवतल दर्पण के परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण का धंसा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ रहता है तथा अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग जो है ऐसा रूठा हुआ भाग होता है वो पॉलिश किया होता है। इस तरह से हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में चार अंतर को देखे हैं और कम से कम 2 नंबर के लिए हम लोग को चार अंतर। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण का धंसा हुआ भाग जो है आपका पॉलिश किया हुआ रहता है और अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का उठा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। यानी एक का धंसा हुआ रहता है तो एक का उठा हुआ रहता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरे अंतर को। आज हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अंतर को देखेंगे, तो आप लोग हर क्वेश्चन को फोकस करते हुए देखना है कि क्या है और क्या नहीं है। दूसरा है अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर। तो अवतल लेंस बीच के में पतला होता है तथा किनारों में मोटा होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर अवतल लेंस में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस में सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है और जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी तथा क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता धनात्मक होती है। तो ये याद रखना है। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन आपका कन्फर्म मतलब कि हमेशा पूछते रहता है कि किस लेंस को कौन सा कहा जाता है। तो ये था आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। इसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। अब हम लोग अगले अंतर को देखते हैं। तीसरा है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, वही काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बनेगा लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा है और जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है वो हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब बनने वाला हमेशा सीधा होता है। फिर वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में कटते हुए प्रतीत होता है, रियलिटी में कटते हुए प्रतीत होगा और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो आपको कटते हुए प्रतीत होगा, वास्तव में नहीं कटेगा, ओनली प्रतीत होगा कि ये कट रहा है। चलिए 3 अंतर को देख लेंगे। हम लोग चौथे अंतर को देखते हैं। चौथा अंतर है एसी और डीसी। एसी कहने का मतलब आपका अल्टरनेटिंग करंट, तो एसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, डीसी को डायरेक्ट करंट कहते हैं। एसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो प्रतिवर्ती धारा। एसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं और डीसी को हम लोग दिश धारा बोलते हैं। तो प्रतिवर्ती धारा का मान समय के अनुसार बदलता रहता है, एसी का मान जो है समय के अकॉर्डिंग बदलते रहता है लेकिन दिश धारा का मान हमेशा नियत रहता, बराबर रहता है। प्रतिवर्ती धारा का उत्पादन कितना, तो 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है। प्रतिवर्ती धारा एसी का जो आपका उत्पादन है 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है लेकिन दिश धारा है उसको उत्पन्न हम लोग 650 वोल्ट तक ही करते हैं। तो ये आपका चौथा अंतर। तो चलिए हम लोग 5वें अंतर को देखते हैं। पहला है ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। तो ए मीटर को ही आमीटर कहते हैं। तो आमीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है लेकिन वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में लगाया जाता है। आमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है लेकिन वोल्ट मीटर जो है 2 बिंदुओं के बीच विभव को मापता है। आमीटर जो होता है एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 होता है लेकिन यही एक आदर्श वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। आम मीटर के स्केल पे ए अंकित रहता है और वोल्ट मीटर के स्केल पे भी अंकित रहता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि आम मीटर को किस क्रम में लगाते हैं, तो आम मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में लगाते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगले अंतर को देखते हैं। अगला अंतर है विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर। तो विद्युत चुंबक जो होता है नरम लोहे का बना होता है लेकिन अस्थायी चुंबक स्टेनलेस इस्पात का बना होता है। विद्युत चुंबक में आसानी से चुंबक तो खत्म हो जाता है लेकिन अस्थायी चुंबक में आसानी से चुंबक तो खत्म नहीं होता है। फिर विद्युत चुंबक प्रायः शक्तिशाली होती है और अस्थायी चुंबक प्रायः कमजोर होती है। फिर है विद्युत चुंबक की शक्ति बदली जा सकती है। विद्युत चुंबक है जिसकी शक्ति बदली जा सकती है लेकिन अस्थायी चुंबक की शक्ति नहीं बदली जा सकती। तो इस तरह से विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर है। तो इससे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि विद्युत चुंबक किस लोहे का बना होता है, नरम लोहे का, लेकिन अस्थायी चुंबक किसका, तो स्टेनलेस इस्पात का। चलिए इसके बाद हम लोग अगले अंतर को देखते हैं। तो अगला है ग्रह और तारा में अंतर। तो ग्रह और तारा में क्या अंतर है, तो ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन तारे के पास स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है। तारा जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है लेकिन ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है लेकिन तारा पर, मतलब ग्रहों पर जीवन संभव हो सकता है लेकिन तारा पर कोई जीवन संभव नहीं है।
तारों की अपेक्षा सभी ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है और तारों अपनी स्थिति को नहीं बदलते हैं। तारों की अपेक्षा ग्रह सब स्थिति बदलेगा लेकिन तारा अपनी स्थिति नहीं बदलेगा। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसको उपग्रह कहते हैं और जो तारों की परिक्रमा करता है पिंड उसी को ग्रह कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बाद अगले अंतर को देखते हैं। फिर अगला अंतर है स्वपोषण और परपोषण में अंतर। तो स्वपोषण को ऑटोट्रोप्स कहते हैं, परपोषण को हेटेरोट्रोप्स कहते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है स्वपोषण को क्या कहेंगे, ऑटोट्रोप्स, लेकिन परपोषण को हेटेरोट्रोप्स। स्वपोषण अपने भोजन के लिए अपने आप पर निर्भर रहता है लेकिन परपोषण अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। स्वपोषण के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं लेकिन परपोषण के अंतर्गत जीव जंतु आते हैं। स्वपोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता और परपोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है लेकिन परपोषण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन को ऑक्सीजन श्वसन कहते हैं लेकिन अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन जब होती है तो उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है लेकिन अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। फिर वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा लेकिन अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है। वायवीय श्वसन में CO2 और H2O का निर्माण होता है लेकिन अवायवीय श्वसन में पायरुवेट, इथेनॉल एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इस तरह से वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर है। इस क्वेश्चन को कभी कभी चेंज करके हम लोग कहता है ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखे तो सेम टू सेम यही होगा। चलिए हम लोग अगले अंतर को देखते हैं। अगला है क्या, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम फ्लोएम में भी निम्न अंतर है। जाइलम की कोशिका जो होती है मृत होती है लेकिन फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम में जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण होता है लेकिन फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम में एक दिवसीय बहाव जाइलम में जो है एक दिवसीय बहाव होता है लेकिन फ्लोएम में द्विदिशीय बहाव होता है। जाइलम में जल एवं घुलित खनिजों का बहाव ऊपर की ओर होता है लेकिन फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों की तरफ होता है। इस तरह से आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले अंतर को देखते हैं कि अगला अंतर क्या है। आगे है आपका धमनी और शिरा में अंतर। तो धमनी और शिरा में अंतर क्या है। धमनी की दीवारें जो होती है मोटी एवं लचीली होती है लेकिन शिरा की दीवारें पतली होती है। धमनी का मध्य स्तर मोटा होता है लेकिन शिरा की बाहरी स्तर मोटा होता है। धमनी का मध्य स्तर मोटा है तो शिरा का बाहरी स्तर मोटा है। धमनी के भीतर का पार्ट नहीं होते हैं लेकिन शिरा के भीतर का पार्ट होते हैं। धमनी का रंग गुलाबी एवं चटक लाल रंग का होता है, वही शिरा का रंग होता है गहरा लाल एवं नीला होता है। धमनी जो है रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती है लेकिन शिरा जो है रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाता है। धमनी में रक्तदाब ऊंचा होता है उच्च होता है लेकिन शिरा में रक्तदाब क्या होता है निम्न होता है। इस तरह धमनी और शिरा में अंतर है जो कि बहुत बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए इसके बाद हम लोग अगले अंतर को देखते हैं। अगला है रक्त और लसिका में अंतर। रक्त और लसिका में क्या अंतर है। तो रक्त जो है लाल रंग का होता है लेकिन लसिका है उसका कोई रंग नहीं होता है, निरंगहीन होता है। रक्त में RBC, WBC और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं लेकिन लसिका में WBC और प्लेटलेट्स अनुपस्थित रहते हैं, केवल उसमें RBC मौजूद रहते हैं। तीसरा है कि रक्त में O2 अधिक होता है और CO2 कम होता है लेकिन लसिका जो है लसिका में O2 कम होता है और CO2 अधिक होता है। चौथा है रक्त में पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और लसिका में पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है। पाँचवा है रक्त में हीमोग्लोबिन वर्णक पाए जाते हैं और लसिका है लसिका में हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले अंतर को देखते हैं। अगला है आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में निम्न अंतर है। पहला कि लैंगिक जनन में नर और मादा भाग लेते हैं लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक ही विशिष्ट भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री एवं समसूत्री विभाजन होता है लेकिन अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण एवं निषेचन होता है लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मक एवं निषेचन का अभाव होता है। लैंगिक जनन जो है जटिल एवं धीमी गति से होने वाला जनन है लेकिन अलैंगिक जनन जो है सरल एवं तीव्र गति से होने वाला जनन है। लैंगिक जनन जनक की जनक कोशिका में होता है और अलैंगिक जनन जनक के कार्य कोशिका में होता है। तो चलिए इसके अगले अंतर को हम लोग देखते हैं। तो अगला है धातु और अधातु में अंतर। तो धातु और धातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर बता रहे हैं। सबसे पहले तो धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं होती है। धातु जो है विद्युत धनात्मक होती है लेकिन अधातु विद्युत ऋणात्मक होती है। धातु विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं तो अधातु जो है विद्युत के कुछ चालक होते हैं। धातु के घनत्व जो होता है डेंसिटी जो होती है उच्च होती है लेकिन अधातु के घनत्व आपका निम्न होते हैं। तो धातु साधारण ताप पर ठोस अवस्था में, धातु जो है साधारण ताप पर आपका ठोस अवस्था में होगी लेकिन अधातु साधारण ताप पर आपका ठोस या गैस में होगी। दूसरी बात है कि धातु को पीटने पर आवाज़ उत्पन्न होती है लेकिन अधातु को पीटने पर कोई प्रकार की आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। फिर धातु आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है लेकिन अधातु जो है आपका आघातवर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है। तो ये था धातु और धातु में भौतिक गुण के आधार पर अंतर। तो आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण के आधार पर धातु और धातु में क्या अंतर है उसके बारे में।
तो रासायनिक गुण के आधार पर क्या है कि धातु के परमाणु जो है धन आयन बनाते हैं, लेकिन अधातु के परमाणु ऋण आयन बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड जो है भास्विक होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। धातु जो है अवकारक है और अधातु जो है ऑक्सीकारक है। धातु के सबसे बातम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 होती है, लेकिन अधातु के बाहरी कोष में आमतौर पर 4 से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर अधातु के साथ संयोग नहीं करते। धातु जो है आपका हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते हैं, लेकिन अधातु हाइड्रोजन के साथ संयोग भी करते हैं और संयोग करने के बाद हाइड्राइड बनाते हैं। फिर है धातु अम्ल के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन अधातु जो है अम्ल के साथ जो है क्या करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते। तो इस तरह से धातु और धातु में रासायनिक गुण है। चलिए आगे हम लोग अगले अंतर को देखते हैं कि अगला अंतर क्या है। तो इस तरह से हम लोग बहुत से अंतर को देख चुके हैं, आगे भी हम लोग अगले अंतर को देखते हैं कि अगला अंतर क्या है। तो अगला अंतर है आपका साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो साबुन और अपमार्जक में निम्न अंतर है। पहला है कि साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है और अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण है। साबुन जो है कठोर जल में सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन अपमार्जक जो है आपका कठोर जल में भी सफाई के लिए उपयुक्त है। फिर साबुन का जलीय विलयन क्षारीय होता है। साबुन जो उसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और अपमार्जक का जलीय विलयन जलीय घोल जो है उदासीन होता है। साबुन का निर्माण जंतु तथा वसा या वनस्पतिक तेल से होता है। साबुन का निर्माण जंतु या वसा या वनस्पतिक तेल से होता है, लेकिन अपमार्जक का निर्माण कोयला तथा पेट्रोलियम का हाइड्रोकार्बन से होता है। साबुन जो है साबुन का सूत्र C17H35COONA है, लेकिन अपमार्जक का सूत्र है C18H29NaO35 होता है। फिर है साबुन में आर्द्रता के गुण पाए जाते हैं। साबुन में आर्द्रता के गुण जो है आपका आर्द्रता के कम गुण पाए जाते हैं, लेकिन अपमार्जक में आर्द्रता के अधिक गुण पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपका साबुन और अपमार्जक में अंतर है। चलिए इसके बाद हम लोग अगले अंतर को देखते हैं कि अगला क्या है और क्या नहीं है। तो आगे आपका है बेकिंग सोडा और धोबिया सोडा में अंतर। बेकिंग सोडा और धोबिया सोडा में क्या अंतर है। तो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं, धोबिया सोडा को धोने वाला सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है और धोबिया सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, वही धोने वाले सोडा यानी धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2 होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई घर में व्यंजकों को बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन धोबिया सोडा का उपयोग अपमार्जक बनाने के लिए या साबुन बनाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा पेट की अम्लीयता कम करने के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। धोबिया सोडा है जो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक रूप में व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह से बेकिंग सोडा और धोबिया सोडा में अंतर है। चलिए अब हम लोग अगले अंतर को देखते हैं। तो अगला निस्तापन और भर्जन में अंतर है। तो निस्तापन भर्जन में बहुत सारे अंतर, जिसमें निस्तापन जो है वायु की अनुपस्थिति में होता है, तो भर्जन जो है वायु की उपस्थिति मतलब कि ऑक्सीजन की अधिकत्व में होता है। निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयोग होता है, तो भर्जन जो सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। निस्तापन में अयस्क में वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, लेकिन भर्जन को अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन में अयस्क जो होते हैं निर्जलीकृत होते हैं और भर्जन में जो अयस्क होते हैं ऑक्सीकृत होते हैं। वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है, किंतु वायु या ऑक्सीजन की सीमित उपस्थिति में किए जाने वाले ऊष्मा उपचार को ही निस्तापन कहते हैं। लेकिन भर्जन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को पर्याप्त वायु की आपूर्ति में अयस्क के द्रव्यमान से कम ताप पर तीव्रता से गर्म किया जाता है। तो ये है आपका निस्तापन और भर्जन में अंतर। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं आगे अंतर क्या है किसमें। तो आगे निस्तापन भर्जन के बाद अगले अंतर को देखते हैं कि अगला अंतर क्या है। तो अगला है आपका आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त सारणी में अंतर। नहीं आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को माना जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 63 है, लेकिन मोसले के आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है। मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, लेकिन मोसले का आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। फिर मेंडलीव का आवर्त सारणी आपका 1869 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन मोसले के आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मेंडलीव के आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का कोई स्थान निश्चित नहीं था। जो मेंडलीव था उसके आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का कोई भी स्थान निश्चित नहीं था, लेकिन मोसले है तो मोसले के आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को 18वें वर्ग में रखा गया है। यानी कि मेंडलीव में कोई निश्चित स्थान नहीं था, लेकिन मोसले में इसे एक निश्चित स्थान दिया गया अक्रिय गैस का, और वो
18वें वर्ग में रखा 18वें वर्ग में उसे रखा गया। तो ये है आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। तो एक आध और अंतर हम लोग आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में जानते हैं अभी। तो आगे क्या है कि मेडलिफ के आवर्त सारणी में 6 आवर्त एवं 8 समूह थे, 6 आवर्त एवं 8 समूह थे, लेकिन मोसले के आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। फिर है मेडलिफ के आवर्त सारणी को लघु आवर्त कहा गया और मोसले के आवर्त सारणी को दीर्घ आवर्त कहा गया, आवर्त सारणी कहा गया। तो इस तरह से आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर था। फिर है खनिज और यस्क में अंतर। तो खनिज और यस्क में भी कुछ अंतर हैं, क्योंकि खनिज वे धातु हैं जो पृथ्वी की पपड़ी में प्राकृतिक रूप में मौजूद होती है, और यस्क वे खनिज है जिनका दोहन करके धातु को लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है। खनिज तो सभी यस्क जो सभी खनिज हैं, मतलब यस्क नहीं है लेकिन सभी यस्क खनिज होते हैं। खनिज में धातु की मात्रा बहुत होती है, यानी बहुत कम होती है। खनिज में धातु की मात्रा बहुत कम होती है और यस्क में धातु की मात्रा अधिक होती है। तो इस तरह से अंतर संबंधी क्वेश्चन था, जिसमें बहुत सारे अंतर संबंधी क्वेश्चन को जाने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर से पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।